अर्थशास्त्र के पाठ 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुद्रा एवं साख। ये इस पाठ का भाग 1 है। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों, उसके बाद हम मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि मुद्रा विनिमय का एक माध्यम कैसे है। उसके बाद हम मुद्रा के आधुनिक रूपों के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे मुद्रा के आधुनिक रूपों में क्या क्या चीज शामिल है। अंत में हम जानेंगे कि मुद्रा के कौन कौन से कार्य होते हैं और इस वीडियो के अंत में हम बैंकों की ऋण संबंधित गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय पर चलती थी जब हमारे पास वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए मुद्रा नहीं होती थी। दोस्तों, कई सदियों पहले तक मुद्रा की खोज नहीं हुई थी और मुद्रा की इसी गैर मौजूदगी में हम वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। चलिए दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, ये राम है जो पेशे से एक मोची है और ये श्याम है जो एक किसान है और गेहूं का उत्पादन करता है। दोस्तों, अगर राम को गेहूं की जरूरत है और श्याम को जूतों की जरूरत है तो ये दोनों आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। और ऐसे ही पुराने समय में वस्तुओं का आदान प्रदान या विनिमय होता था और लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरे व्यक्ति से वस्तुओं या सेवाओं का लेन देन यानी विनिमय करता है। दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली आवश्यकताओं के दोहरे संयोग के सिद्धांत पर काम करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। इसी को आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाओं के बारे में जानते हैं। इस प्रणाली की पहली सीमा है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। दोस्तों, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अर्थ ये है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को खोजना होता है जिसके पास हमारी जरूरत की वस्तु हो और साथ ही साथ उस व्यक्ति को उस वस्तु की आवश्यकता हो जिसे हम बेचना चाहते हैं, जैसा कि मूची और किसान के उदाहरण में हमने देखा। दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी सीमा यह है कि विनिमय की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और इसमें बहुत ही समय जाता है। दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली की तीसरी सीमा ये है कि इसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य को निर्धारण करना बहुत ही कठिन होता है। पुराने समय में ये देखा जाता था कि कई बार 1 लीटर दूध के लिए लोगों को 5 से 10 जोड़ी तक जूते देने पड़ते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि लोगों को अपनी वस्तुओं की असली कीमत का अंदाजा नहीं था। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन परेशानियों को कैसे खत्म किया गया। दोस्तों, मुद्रा के द्वारा वस्तु विनिमय प्रणाली में आने वाली सभी परेशानियों को खत्म किया गया। दोस्तों, इसी वजह से हमें मुद्रा और साख के बारे में जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं वस्तु विनिमय के एक माध्यम के बारे में।
दोस्तों, जब हम वस्तुओं का विनिमय मुद्रा के लिए करते हैं और मुद्रा से अन्य वस्तुएं खरीदते हैं, तब हम कह सकते हैं कि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। दोस्तों, इसे ही हम विनिमय का माध्यम कहते हैं। दोस्तों, मुद्रा ने आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को भी समाप्त कर दिया है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति अगर कुछ खरीदना चाहता है तो वो मुद्रा के बदले उसे खरीद सकता है, और अगर कुछ बेचना चाहता है तो मुद्रा के लिए बेच सकता है। तो दोस्तों, इससे ये जो विनिमय प्रक्रिया हो रही है वो बहुत ही सरल और आरामदेह हो जाती है। दोस्तों, विनिमय का माध्यम मुद्रा का एक कार्य है, लेकिन इसके अलावा मुद्रा के बहुत से और भी कार्य हैं। तो चलिए अब उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, मुद्रा मूल्य का मापक है। यह मौद्रिक रूप में किसी वस्तु के मूल्य को मापता है। दोस्तों, आज के समय में हम किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य मौद्रिक रूप में बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये टी शर्ट 200 रुपए की है और चीनी 38 रुपए किलो है। तो दोस्तों, ये हमें वस्तु का मौद्रिक मूल्य दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में जानते हैं। जब मुद्रा का चलन शुरू हुआ था, उस समय तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी, जैसे अनाज, पशु, भिन्न भिन्न प्रकार की धातुएं और पत्थर के सिक्के। दोस्तों, बहुत साल पहले मुद्रा को बहुत कीमती धातुओं से भी बनाया जाता था, जैसे सोने चांदी के सिक्के। दोस्तों, आज के समय में मुद्रा में जो चीजें शामिल हैं वे हैं सिक्के, कागजी नोट और बैंक में जमाएं। दोस्तों, ये आधुनिक मुद्रा बहुत ही साधारण कागज या धातु से बनाई जाती है और इनका खुद का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इनका अपने आप में कोई इस्तेमाल नहीं है तो हम इन सिक्कों को या इन नोट को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताती हूँ। हम मुद्रा को विनिमय के माध्यम में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये किसी भी देश की सरकार से प्राधिकृत होता है। दोस्तों, इसका दूसरा कारण ये है कि मुद्रा की मांग और पूर्ति को भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संचालित करता है। दोस्तों, मुद्रा को विनिमय के रूप में स्वीकृत करने का तीसरा कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर मुद्रा को किसी भी वस्तु या सेवाओं के लेन देन के लिए अस्वीकार नहीं कर सकता। और दोस्तों, इसका चौथा कारण ये है कि मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के मापक है। दोस्तों, हमने ये जाना कि मुद्रा में सिक्के, नोट और बैंकों में निक्षेप शामिल है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बैंकों में निक्षेप के बारे में। दोस्तों, लोग मुद्रा को बैंकों में निक्षेप के रूप में रखते हैं। लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है और वो अपनी बची हुई मुद्रा को बैंक में जमा कर देते हैं। दोस्तों, लोग अपने नाम से एक खाता खोलकर अपनी बची हुई राशि को बैंक में जमा कर देते हैं और बैंक इस मुद्रा को स्वीकार भी करते हैं और बैंकों में जमा इस राशि पर लोगों को सूद भी देते हैं। दोस्तों, लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस राशि को अपने खाते से मांग के जरिए निकाल भी सकते हैं, इसीलिए इस राशि को मांग जमाएं कहा जाता है। दोस्तों, ये तो थी बैंक की मांग जमाएं। चलिए अब जानते हैं कि चेक क्या होते हैं। दोस्तों, चेक मांग जमा की एक सुविधा है। यह सुविधा चेक को मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है।
दोस्तों, आपने जरूर नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। दोस्तों, चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है वह एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है और किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान के तौर पर दे देता है। दोस्तों, चेक एक ऐसा कागज होता है जो किसी बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे गए नाम किसी दूसरे व्यक्ति, जैसे कि इस चेक में रमेश कुमार लिखा है, उस व्यक्ति को एक खास रकम, जैसे कि इस चेक पर 10,000 रुपए लिखी है, वो रकम रमेश कुमार को भुगतान के रूप में देने का आदेश देता है। चलिए दोस्तों, अब बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा मुद्रा के बारे में, मुद्रा के रूपों के बारे में जाना, हमने बैंक में बैंक जमाओं के बारे में जाना और चेक के बारे में जाना। दोस्तों, इस प्रकार हमने अपने पाठ मुद्रा और साख में से मुद्रा के बारे में पढ़ लिया। अब हमें साख के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि साख किसे कहते हैं? दोस्तों, साख या ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। दोस्तों, ये कर्ज कोई व्यक्ति भी दे सकता है, जैसे साहूकार, जमींदार और कोई रिश्तेदार, या फिर ये कर्ज कोई बैंक या कोई वित्तीय संगठन भी लोगों को दे सकता है। दोस्तों, हमने अभी कुछ देर पहले ये पढ़ा था कि जमाकर्ता बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं और इसके बदले में उन्हें बैंक ब्याज देता है। दोस्तों, बैंक इस जमा राशि का कुछ हिस्सा अपने पास दैनिक लेन देन की गतिविधियों के लिए रख लेता है और बाकी का पैसा वो कर्जदारों को ऋण के रूप में दे देता है। दोस्तों, कर्जदार इस ऋण पर बैंकों को कुछ ब्याज देते हैं और दोस्तों, इन दोनों ब्याज दर के बीच का अंतर ही बैंक की आय कहलाता है। यानी कि दोस्तों, जिस ब्याज दर पर कर्जदारों को ब्याज दिया जाता है और जो ब्याज दर बैंक जमाकर्ता को देता है, उसके बीच का अंतर ही बैंकों की आय का मुख्य स्रोत होता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में सबसे पहले हमने वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में जाना। उसमें हमने जाना कि वस्तु विनिमय प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसके अंदर वस्तुओं का वस्तुओं के साथ ही लेन देन होता है। दोस्तों, उसके बाद हमने वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाओं के बारे में जाना, जिसमें हमने दोहरे संयोग की समस्या के बारे में जाना। उसके बाद हमने ये जाना कि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत समय लगता है और ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। दोस्तों, उसके बाद हमने जाना कि मुद्रा क्या होती है और मुद्रा को एक विनिमय का माध्यम कैसे कहा जाता है। दोस्तों, उसके बाद हमने मुद्रा के आधुनिक रूप देखे, जिसमें हमने जाना कि सिक्के, बैंकों में निक्षेप और नोट मुद्रा के आधुनिक रूप है। दोस्तों, उसके बाद हमने मुद्रा के कार्यों के बारे में जाना और अंत में हमने बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों के बारे में जाना। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक से इस पाठ को जरूर पढ़ें।
दोस्तों, अगले वीडियो लेक्चर में हम ऋण के सकारात्मक भूमिका के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि ऋण के क्या-क्या सकारात्मक प्रभाव होते हैं। उसके बाद हम ऋण की नकारात्मक भूमिका के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, सबसे अंत में हम साख के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहीं पे ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर में, और अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए बाय बाय।